हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। तो एलिट से जुड़ी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, एलिट एग्जाम से रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आप सबके साथ इस सेशन में डिस्कस करना चाहूंगी। तो शुरू करते हैं। अब सबको पता ही है कि एलिट एग्जाम की डेट काफ़ी पहले एनएलयू दिल्ली ने अनाउंस कर दी थी। 27 मई को दे अनाउंस कि December 8 को एलिट 2025 वो लोग कंडक्ट करेंगे और August 1 से उनका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। एंड इट हैपेंड। August 1 से एडमिशन फॉर्म्स या एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ऑनलाइन वो शुरू हो चुका है। अब जब एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा शुरू हो चुका है तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं बच्चों को देना चाहती हूँ। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं तो आपको ये देखना होता है कि जिस एग्ज़ाम के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं उसके लिए एलिजिबल हैं भी कि नहीं। तो एलिजिबिलिटी समझ लीजिए, जनरल कैंडिडेट्स जो एलेट के लिए अपीयर करना चाहते हैं वो उनका एडमिशन सिर्फ और सिर्फ एलेट के स्कोर के बेस पे होता है। ठीक है, हालांकि परसेंटेज की भी रिक्वायरमेंट है लेकिन वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। So based on how much you have scored in ALET would determine whether or not you would get a seat in NLU Delhi। ये सिर्फ जनरल कैंडिडेट बच्चों के लिए है या फिर इंडिया में रहने वाले बच्चों के लिए है। बाकी फॉरेन नेशनल्स के लिए NLU दिल्ली के कुछ अलग रूल्स हैं। उनका ज़रूरी है एटलीस्ट हायर सेकेंडरी में 65% मिनिमम स्कोर करना। अगर वो इंडिया के नहीं है, इफ दे आर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बट स्टेइंग आउटसाइड, या फिर सार्क जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें जो कंट्रीज हैं उनमें से बिलोंग करते हैं, या फिर इनमें से बाहर की कोई कंट्री है नॉन सार्क उससे बिलोंग करते हैं, तो उनको एग्जाम नहीं देना पड़ता है। बेसिकली उनको बस 65% मिनिमम 12th में मार्क्स चाहिए एंड दे आर एलिजिबल। फिर डिपेंडिंग ऑन कितनी सीट्स हैं और उनके कितने बच्चों ने अप्लाई किया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस थोड़ा सा तो रहता ही है, उसके बेसिस पे उन्हें सीट मिल जाती है। फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है इन बच्चों की, ठीक है, बट अक्सर दे डोंट हैव टू राइट द एग्जाम, दैट इज व्हाट इट इज। जो इंडिया में जो बच्चे हैं, इंडियन सिटीजन जो हैं, वो चाहे किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, रिजर्वेशन बेनिफिट को अलग करिए लेकिन एलेट आपको देना ही पड़ेगा। यू हैव टू टेक द एग्जाम। Academic requirement में a person with general category needs to have a minimum of 45% marks in 12। 42% OBC के लिए है, 40% SC/ST के लिए है और PWD के लिए भी 40% है। फॉरेन नेशनल्स के लिए मैं बता ही चुकी हूँ 65% है। जो बच्चा 12th में है वो अपीयर हो सकता है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे दो तरह के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, वो बच्चे जो नेक्स्ट ईयर मतलब 2025 में बोर्ड्स लिखेंगे वो बच्चे, और वो बच्चे जो 2024 में बोर्ड्स ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, तो वो दोनों ही बच्चे एलेट में अपीयर हो सकते हैं। जो प्रोविजनल एडमिशन होता है, मतलब आपको सीट मिल गई है, आपका स्कोर एलिजिबल था एनएलयू दिल्ली के लिए, और प्रोविजनल एडमिशन का जो पूरा प्रोसेस होता है, आपको कॉलेज जाना होता है, आपको काउंसलिंग अटेंड करनी होती है, वहां पे इस मार्कशीट की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पे ये 45% मार्क्स आपको दिखाने होते हैं। एग्जामिनेशन के लिए या एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए इन मार्क्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों के पास 12th का रिजल्ट होता भी नहीं है, तो इट इज़ ऑप्शनल। अगर आपके पास 12th का रिजल्ट है तो आप उसे भर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा, फॉरेन नेशनल्स का जो एडमिशन है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर ही हो रहा है, क्योंकि एलिट से तो उन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। दे नीड टू हैव अ फॉरेन सिटीजनशिप एंड अ वैलिड पासपोर्ट। ठीक है, मेरिट जो है वो परसेंटेज पे बेस्ड है। अनफिल्ड सीट्स इस कैटेगरी में जनरल कैटेगरी को दे दी जाती हैं, मतलब अगर फॉरेन नेशनल्स बच्चों ने अप्लाई नहीं किया है तो उन सीट्स में जनरल कैटेगरी के बच्चों को एडमिशन दे दिया जाता है। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। डेफिनेशन फॉरेन नेशनल्स की वही है जो कि इंडियन गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, चाहे वो फॉरेन नेशनल हो, चाहे OCI हो, चाहे PIO हो, सार्क सिटीजन हो, नॉन सार्क सिटीजन हो, एवरीथिंग इज supposed to be taken as to what the government of India has described.
ठीक है, अब एंट्रेंस एग्जाम की फीस समझ लेते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फॉरेन नेशनल, सबकी फीस जो है वो 3500 है। ठीक है। एससी, एसटी और पीपल विद डिसेबिलिटी मतलब पीडब्ल्यूडी, उनकी फीस है 1500। बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई फी ही नहीं है, दे आर एग्जेम्प्टेड, बट दे वुड हैव टू सबमिट द रिक्वायर्ड फॉर्म्स दैट द पोर्टल आस्क। तो अब आप बीपीएल हैं तो उस बीपीएल का भी एक सर्टिफिकेट होता है जो मेरे ख्याल से नगर निगम रिलीज करता है, तो वो सर्टिफिकेट अगर आप जमा करते हैं तो आपको फीस नहीं देनी पड़ती। ठीक है। और ये बीपीएल का जो कैंडिडेचर है जहाँ पे फी एग्जेम्पशन है वो सिर्फ एक ही कैटेगरी के लिए है, एससी और एसटी। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, पीडब्ल्यूडी है या कोई भी और ओबीसी वगैरह है, लेकिन आप बीपीएल हैं तो आपको ये एग्जेम्पशन नहीं मिलता। ओके। अब फी स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। एनएलयू दिल्ली का फी स्ट्रक्चर बाकी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के मुकाबले काफी हेफ्टी है। मतलब एनएलयू दिल्ली एक एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है। ठीक है। तो एनुअल ट्यूशन फीस जो है वो 1,47,000 है एक बच्चे के लिए जो इंडियन सिटीजन है। वो बच्चा जो नॉन सार्क कंट्री से है उसकी फीस है $12,400। वो बच्चा जो सार्क मतलब इसी जो साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन में जो कंट्रीज पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे अगर कोई बच्चा आता है तो $6,200 उसकी ट्यूशन फीस है, बस दैट्स इट। उसके अलावा और बहुत सारी फीस हैं जो पे करनी पड़ती हैं। एकेडमिक सर्विसेज और फैसिलिटीज की फी 43,000 होती है। स्टूडेंट वेलफेयर फंड 7,000 होता है। यूटिलिटी सर्विसेज 20,000 होती है। रेजिडेंस के चार्जेस मतलब हॉस्टल चार्जेस 86,000 होते हैं और मेस के चार्जेस 45,000 होते हैं। और ये पूरे साल की फीस है। इनमें से कुछ फीस जो होती हैं वो वन टाइम होती हैं, कुछ फीस जो होती हैं वो हर साल देनी पड़ती है। जैसे एनुअल ट्यूशन फी हर साल देनी होती है, हॉस्टल की और मेस की फी हर साल देनी होती है। एकेडमिक फी सर्विसेज 43,000 ये भी हर साल ही देनी। ठीक है। अब फी का जो है वो इंक्रीमेंट भी है, हर साल फी बढ़ जाती है। ट्यूशन फी में हर साल 7,000 एक एडिशन होता है। मतलब अगर आपने 1,47,000 पे एडमिशन लिया था जो आपकी ट्यूशन फी थी वो 7 मतलब सेकेंड ईयर में 1,54,000 होगी। ठीक है, बढ़ जाएगी वो 7,000 रुपए। बस ट्यूशन फी ही बढ़ती है, ये सार के और नॉन सार के बच्चों का ये इंक्रीमेंट है। हॉस्टल की फीस भी एक्चुअली बढ़ जाती है, 3,000 रुपए हर साल हॉस्टल का भी चार्ज बढ़ जाता है। अच्छा, वन टाइम फी होती है 10,000 फी आपको अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए और मतलब डेक्लेरेशन देने के लिए कि हाँ मैं एडमिशन लूंगा। उसके लिए आपको एक फी देनी पड़ती है 10,000 सो एज टू बुक योर स्कोर कि मेरे स्कोर पे मुझे ये सीट मिल रही है, आई वॉन्ट टू सिक्योर माई सीट। सो यू कैन डू इट बाय डिपॉजिटिंग 10,000 रुपीज। ये वन टाइम होती है लेकिन ये नॉन रिफंडेबल होती है। सो इवन इफ यू डिसाइड नॉट टू गो विद द एडमिशन प्रोसेस आपको ये पैसे वापस नहीं मिलते। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सिर्फ ये देखना, मैं ये बात कई बार कह चुकी हूँ कि दूसरों से सुन के, न्यूज़पेपर में कुछ देख के, किसी मैगजीन में कुछ रैंकिंग को देख के आप कॉलेज को डिसाइड नहीं करते हैं। कॉलेज को डिसाइड किया जाता है प्रैक्टिकल वेज में, रियलिस्टिक होके कॉलेजेस को चूज किया जाता है। क्या आप उस कॉलेज को अफोर्ड कर भी पाएंगे? चलिए बहुत अच्छा कॉलेज है बट वुड यू बी एबल टू अफोर्ड इट? ठीक है, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है जो बच्चों को ध्यान में रखना होता है। अभी आपका बहुत अच्छा स्कोर आ गया और आपने प्लान किया था कि मैंने एससी जाऊंगा, क्या आपने वो सोच रखा है कि अगर आपको मिल जाता है उतना बढ़िया कॉलेज तो उसकी फी कहाँ से आएगी? तो या तो आप इस चीज को पहले ही अरेंज करके रखें और इस चीज को लेकर अपने पेरेंट्स के साथ यू नीड टू बी अ लिटिल बिट ओपन। ठीक है, कि कौन सा कॉलेज है और उसका फी स्ट्रक्चर क्या है और उस फी स्ट्रक्चर को फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स इजीली अफोर्ड किया जा सकेगा। क्योंकि ये एक साल की फीस नहीं है, ये हर साल फीस देनी पड़ेगी और वो हर साल बढ़ा के देनी पड़ेगी। राइट। तो क्या हम दे पाएंगे, कि हमारे पेरेंट्स अफोर्ड कर पाएंगे? कहीं ये प्रेशर ना क्रिएट कर दे फैमिली पर, क्योंकि वो प्रेशर पर बच्चों तक भी आने लगता है। मैं कॉलेज में देखती थी मेरे साथ के बहुत सारे बच्चे परेशान रहते थे क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास फी देने के लिए प्रॉब्लम हो जाया करती थी, क्योंकि कॉलेज की फीस बढ़ती है और बल्कि मेरे कॉलेज की फीस काफी कम थी फिर भी। ठीक है, तो मैं भी एनएलयू से ही हूँ लेकिन मेरे कॉलेज की फी उस टाइम पे कम थी, इट वॉज अ सब्सिडाइज्ड गवर्नमेंट कॉलेज। तो
Anyhow, that doesn't really matter. What matters is that you choose a college with enough information, चाहे वो academic structure की information हो, चाहे वो fee की information हो, चाहे वो आगे वो college किस मतलब बेसिकली वो कॉलेज किस चीज में आपको बेटर एक्सपोजर दे रहा है. नॉट एवरी लॉ कॉलेज प्रोड्यूसेस गुड लॉयर्स. ठीक है, लॉयर होना एक नेचुरल एप्टीट्यूड है, उसमें कॉलेज कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं करता. तो अगर एक अच्छा वकील है वो नेचुरली उस लीगल एप्टीट्यूड को पोजेस करता है, तो वो छोटे रीजनल कॉलेज से भी निकलेगा तो बेहतरीन वकील बनेगा. तो आप देख लीजिए कि भाई आप कॉलेज जा रहे हैं, इतने महंगे इतने बड़े कॉलेज में जा रहे हैं, तो आपके गोल्स के साथ वो कॉलेज अलाइन कर रहा है, क्या वो आपको वाकई वो फायदा दे रहा है जिसके बारे में आपने सोचा था कि मुझे फ्यूचर में ये फायदा चाहिए होगा. राइट, तो ये सारी चीजें सोच के कॉलेजेस को चुने. ओके, आगे बढ़ जाते हैं. फॉरेन नेशनल्स की ट्यूशन फीस मैंने आपको बता ही दी है. अब आते हैं हॉस्टल अकोमोडेशन. हॉस्टल अकोमोडेशन लिमिटेड है, सब बच्चों को नहीं मिलता है. तो जो बच्चा पहले अप्लाई कर देता है उसको मिल जाता है, जो बच्चा लेट अप्लाई करता है तब तक हॉस्टल भर जाता है. ठीक है, सीट कम है कॉलेजेस में तो ऑब्वियस सी बात है कि हॉस्टल का अकोमोडेशन भी लिमिटेड है. हर कोई बच्चा जो हॉस्टल के लिए अप्लाई करता है इज नॉट नेसेसरी दैट ही वुड गेट एडमिशन. बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, रिजर्वेशन को कंसिडर किया जाता है, बाहर रहने की कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है, वो बच्चा कहाँ रहता है और कहाँ से आएगा. ज़्यादातर उन बच्चों को हॉस्टल अकोमोडेशन दिया जाता है जो दिल्ली के नहीं होते हैं. ठीक है, क्योंकि उनको हॉस्टल की ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आर बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन. एनी हाउ ये एक बहुत ही नॉर्मल सा पर्सपेक्टिव है. अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो सही है, नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं. एनएलयू दिल्ली में हॉस्टल में रहना कंपलसरी नहीं है, अनलाइक अदर नेशनल यूनिवर्सिटीज जहाँ पे हॉस्टल में रहना, हॉस्टल का पैसा भरना इज कंपलसरी. यू हैव टू स्टे इन हॉस्टल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आउटस्कर्ट्स में जाके बने हुए हैं, आसपास रहने का कोई प्रोविजन ही नहीं है, तो बच्चे को हॉस्टल में ही रखना पड़ेगा. ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे हॉस्टल अकोमोडेशन इज मैंडेटरी. मेरे एनएलयू लखनऊ में भी हॉस्टल अकोमोडेशन मैंडेटरी हुआ करती थी, नालसार में भी थी. ठीक है, तो एनएलयू दिल्ली में इस तरह का कोई कंपल्जन नहीं है, आप चाहें तो बाहर भी रह सकते हैं. अब एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं. जब एप्लीकेशन फॉर्म एनएलयू दिल्ली का महंगा है, अच्छी तरह से महंगा है. ठीक है, इस ये क्लैट के मुकाबले का है, मतलब क्लैट और एलेट के एडमिशन फॉर्म की कॉस्ट में फर्क नहीं है खास. राइट, लेकिन क्लैट केटर्स टू मल्टीपल कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस को केटर करता है क्लैट अकेला एक फॉर्म. और ये सिंगल कॉलेज है जो 3500 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करता है. तो और ये फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल भी है. तो आप जब कॉलेज में अप्लाई करें तो देख लें कि एलिजिबिलिटी मीट हो पाएगी या नहीं. हालांकि एलिजिबिलिटी पैरामीटर इतना कोई खास स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि फी स्ट्रक्चर मीट हो पाएगा कि नहीं, और हॉस्टल में भी गारंटीड अकोमोडेशन नहीं मिल सकता, तो क्या मेरे पास और कोई ऑप्शन रहेगा, क्या मैं बाहर रहना अफोर्ड कर सकूंगा. बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ को देख भाल के सोच समझ के एप्लीकेशन फॉर्म को भरना शुरू करें. बस आंख बंद करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना समझदारी नहीं है. ठीक है, 3500 का एप्लीकेशन फॉर्म है, नॉन रिफंडेबल है. सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट राइट, क्योंकि वो एक बार रिजेक्ट हो गया या उसमें कोई कमी आ गई या कोई गलती हो गई तो फिर फ्रेश करना पड़ेगा सब कुछ. So you understand, you make sure that you understand everything, verify your eligibility and complete the application. Do not submit it unless you have reviewed it at least 4-5 times. ठीक है, उसे अच्छे से 4-5 बार रिव्यू करिए, इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करिए, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करिए. उससे पहले बिल्कुल क्लिक ना करें. ठीक है, जो नाम आपका 10th की मार्कशीट में अपीयर होता है वो आपको यूज करना होता है. उसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक थी तो आपको वही गलत स्पेलिंग के साथ ही नाम को भरना पड़ेगा, बाय द वे. ठीक है, वरना वो इनकंसिस्टेंसी आ जाती है और बाद में आपको एडमिशन में मुश्किल हो सकती है. फिर आपको एफिडेविट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बहुत सारा वो होता है. तो मेक श्योर कि 10th में जो नाम लिखा था, जिस तरह से लिखा गया था, उसी तरह से आपने एलेट के फॉर्म में भी लिखा है. कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में करेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सही नंबर वो जो आपका हर वक्त ऑन रहता है वो दीजिए. एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस दीजिए. वो नंबर जो बार बार वो बंद हो जाता है, एक डाइसी नंबर जिसका स्टेटस परमानेंट नहीं है, वो कभी ना दी, कभी भी नहीं देना भी नहीं चाहिए.
पेरेंट्स का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, क्लास 10th में जो डेट ऑफ बर्थ थी वही डालनी होती है। जेंडर, अब 3 ऑप्शंस आ गए हैं। कैटेगरी में यू कैन चूज योर कैटेगरी। कैटेगरी वेरिफिकेशन एडमिशन के दौरान होता है, तो आपको उस टाइम पे तो कोई फॉर्म कुछ सबमिट नहीं करना है, ठीक है। एवरी कैटेगरी नीड्स टू बी सर्टिफाइड फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटी, सो वेदर यू आर एन SC, OBC, ST, PWD, EWS और BPL, एवरीथिंग नीड्स टू कम फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो और वो उसमें प्रिस्क्रिप्शन भी होता है, मतलब उसमें बता देते हैं आपको कि किस फॉर्मेट में फॉर्म चाहिए, क्योंकि हर 5 सालों में फॉर्म और ये जो सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाता है। तो हो सकता है आपके पास जो फॉर्मेट हो वो 2000 मतलब पुराना हो, 2014 को हो, 15 का हो, या कोई पुराना फॉर्म हो जो कि उस नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठता। तो मेक श्योर दैट योर certificate is according to the latest format and it is not old, so make sure that you do that। ये इस चीज को क्रॉस चेक कर लीजिए कि कौन से ईयर से, कि फॉर्मेट एज पर 2005 मतलब 2005 के बाद जो सर्टिफिकेट्स बने वो वैलिड हैं, या फॉर्मेट एज पर आफ्टर द ईयर 2020, तो 2020 के बाद जो सर्टिफिकेट बनाए गए हैं वो वैलिड हैं। तो अगर आपके पास 2020 से पहले का सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड नहीं होगा, आपको नया बनवाना पड़ेगा। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखें कि कौन सा फॉर्मेट और किस ईयर के बाद से सर्टिफिकेट को मांगा गया है, ठीक है। सेंटर में आपको 3 चॉइसेस मिलती है। जनरली बच्चे जो पहला चॉइस करते हैं वही सेंटर मिल जाता है, ठीक है। बहुत कम ऐसा होता है कि सेकंड या थर्ड ऑप्शन उनका सेंटर बनाया गया है। नेशनैलिटी में जो भी आपकी नेशनैलिटी है वो आप चूज करेंगे, उसी नेशनैलिटी के बेसिस पे आपका जो है पेमेंट होगा और बाकी की फी जो है कॉलेज में डिटरमाइन होगी, ठीक है। कॉन्टैक्ट एंड फैमिली डिटेल्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यू एंटर योर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। अगर आपने 11th कर रखा है तो आप 10th का एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालेंगे, अगर 12th कर रखा है तो 10 12 दोनों का डालेंगे, ठीक है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, उसमें आपको बता दिया जाता है कि मैक्स कितना उसका डिमेंशन होना चाहिए, 1 MB मैक्स चाहिए, कौन से फॉर्मेट में चाहिए, JPG, JPEG या PNG। एक क्लियर स्कैन सिग्नेचर चाहिए, किस पेपर पे चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, ब्लू चाहिए, राइट। 2 आइडेंटिकल फोटोग्राफ्स को रखिए एंट्रेंस टेस्ट के दौरान। जो फोटोग्राफ आपने अटेस्ट किया था एडमिशन फॉर्म में या एप्लीकेशन फॉर्म में, मेक श्योर जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके पास सेम फोटोग्राफ है कलर्ड में, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ब्लैक एंड व्हाइट में अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करवा लेते हैं, उस ब्लैक एंड व्हाइट के चलते उनका फोटो क्लियर नहीं होता। और NLU दिल्ली में इस चीज को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है कि बच्चा जो पेपर दे रहा है वो अपनी फोटो से आइडेंटिफाई कर रहा है, मिल रहा है उसका चेहरा, ठीक है। तो इन केस अगर कोई भी परेशानी है, फोटो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, एडमिट कार्ड पे एकदम क्लियर पिक्चर नहीं आया है, तो आपके पास एक यू हैव इन स्पेयर जो फोटो है वो आपके पास होना चाहिए कि देखिए ये फोटो है जो मैंने लगाया है, दिस इज व्हाट इट इज, राइट। सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू पे अटेंशन टू। ये बहुत ही जरूरी चीजें होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन पे बच्चे अक्सर ध्यान नहीं देते। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर्स, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान कोई भी गलती होती है, स्पेलिंग एरर होता है, फॉर्म में भरने में दिक्कत हो जाती है, सर्टिफिकेट एज पर प्रिस्क्राइब नॉर्म्स नहीं होता, जो भी है वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। NLU कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बियर करता। So if there's a mistake and you continued with the mistake, submitted your form, you are the one who is responsible for it. So अगर NLU रिजेक्ट कर देता है एप्लीकेशन फॉर्म तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। So make sure that you review before you submit and you make the necessary corrections, कोई भी कुछ भी। पेमेंट डेबिट क्रेडिट कार्ड UPI से कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है जो आपको अपने पास संभाल के रखना होता है। डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने रहते हैं शुरुआत में ही, वो फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, BPL सर्टिफिकेट है, क्योंकि BPL सर्टिफिकेट पे फी का एडमिशन फॉर्म का जो फी है उस पे एग्जाम्पशन मिलता है, तो ये सबमिट करना रहता है, ठीक है। पासपोर्ट सबमिट करना होगा फॉरेन नेशनल्स को, क्योंकि अगेन उनके लिए भी अलग है नॉर्म्स। और PWD सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं PWD बेनिफिट।
ये डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन या काउंसलिंग में चाहिए होंगे। आपको 12th और 10th की मार्क्स शीट चाहिए होगी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो स्कूल इशू करता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट अगेन वही स्कूल इशू करता है, वैलिड आपका कास्ट डिटर्मिनेशन सर्टिफिकेट जो कि आपने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पे ऑब्टेन किया था, वो भी आपको जमा करना होगा एडमिशन के टाइम पे। ओके, अब हम आ जाते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर पे। तो सबको पता है कि एलेट में कुल मिला के 3 सेक्शंस हैं। सबसे पहला सेक्शन इंग्लिश का है, दूसरा सेक्शन करंट अफेयर्स का है और तीसरा लॉजिकल रीजनिंग का है। टोटल ड्यूरेशन इस एग्जाम की 120 मिनट्स होती है, 2 घंटे का एग्जाम होता है। मार्क्स 150 होते हैं और क्वेश्चंस भी 150 होते हैं। फॉर ईच करेक्ट मार्क यू गेट 1 मार्क, फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन यू गेट 1 मार्क और एक गलत क्वेश्चन पे 0.25 डिडक्ट हो जाते हैं। अब सेक्शन ए और सेक्शन बी क्वाइट सिमिलर टू व्हाट क्लैट इज, राइट? सेक्शन ए इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स इज एग्जैक्टली व्हाट इज देयर इन क्लैट। तो आपको इसके लिए अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी है। जो बच्चे क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एलेट के इंग्लिश सेक्शन में उन्हें कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना होता। जो इंग्लिश आप अभी क्लैट के लिए कर रहे हैं वही इंग्लिश एलेट में भी आएगी। सिमिलरली करंट अफेयर्स और जीके का जो सेक्शन आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो एलेट में भी आएगा। एलेट करंट को लेकर थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन रहता है, मतलब क्वेश्चंस जो आते हैं वो करंट ज्यादा होते हैं, स्टैटिक बहुत ही कम होते हैं। क्लैट में फिर भी हो सकता है स्टैटिक पूछ लिया जाए, लेकिन एलेट में बिल्कुल ही लगभग नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स और जीके अगेन वट एवर इट इज दैट यू आर प्रिपेयरिंग और रेफरिंग टू फॉर क्लैट 2025 विल वर्क फॉर एलेट 2025 एज वेल। सो देर इज नो नीड फॉर एनी एक्स्ट्रा एफर्ट व्हाटसोएवर। जो पेचीदा और जो कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है इस एग्जाम का, जो इसे क्लैट से थोड़ा अलग और थोड़ा डिफिकल्ट बना देता है, वो है लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन, जो सेक्शन सी है और कुल मिला के 70 मार्क्स का होता है। अब 70 मार्क्स के सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग नहीं पूछी जा सकती। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हालांकि अगर आप उसको पढ़ेंगे, डिटेल को पढ़ेंगे, जो डिक्लेरेशन ये देते हैं अनाउंसमेंट्स में, उसमें साफ साफ लिखते हैं कि भाई एवरी क्वेश्चन वुड बी दैट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, और लीगल प्रेमाइस पे भी जो क्वेश्चन आएगा वो लॉजिकल रीजनिंग का ही क्वेश्चन होगा, लीगल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमेशा ऐसा हुआ है कि अनाउंसमेंट के बावजूद भी एग्जामिनर या फिर एग्जाम बनाने वाले इस चीज को भूल जाते हैं। जैसे क्लैट 2020 जब चेंज हुआ था पैटर्न, तो उन लोगों ने साफ कहा था, कंसोर्शियम ने डिक्लेयर किया था कि आपको लीगल नॉलेज की जरूरत नहीं है। लेकिन 2020 का जो क्वेश्चन पेपर आया वो इतना इस कदर कॉम्प्लिकेटेड आया कि जो बच्चा उनकी बात मान गया होगा उसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा। स्टूडेंट्स हु हैड प्रायर लीगल नॉलेज वर बेटर ऑफ, और जो बच्चे बिल्कुल इस बात को मान के गए कि अरे जो सामने होगा उसको वैसे ही पढ़ के सॉल्व कर लेंगे, वो बहुत मुश्किल में फंसे होंगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड लंबे पैसेजेस आए थे, बिल्कुल कोर लॉज पे आए थे, क्रिमिनल, मर्डर एटसेट्रा व्हाट नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको क्लैट जितनी लीगल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, लेकिन बच्चे क्लैट के लिए अगर पढ़ ही रहे हैं तो एलेट में वो लीगल नॉलेज काम आएगी। लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में जो 70 मार्क्स का सेक्शन है उसमें कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी, उसमें लीगल रीजनिंग भी आ सकती है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग आती ही है, क्रिटिकल रीजनिंग भी आ जाती है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और मैथ्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हालांकि अभी तक क्वांट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एलेट में आया नहीं है, जब से उन्होंने क्वांट्स को रिमूव किया अपने सिलेबस से एक्सप्रेसली, या क्वांट्स को एक सेपरेट सेक्शन की कैटेगरी से हटा दिया है, तब से कोई क्वेश्चन तो नहीं आया है क्वांट का। लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग को बेस बना के क्वांट्स के क्वेश्चन को क्रिएट किया जा सकता है। जैसे स्लैट में सन 2005 के आसपास मैंने इस तरह के कुछ क्वेश्चंस देखे भी थे पुराने क्वेश्चन पेपर्स में, जहाँ पे मैथ्स को क्रिटिकल रीजनिंग में पूछा गया क्वांट्स में। ठीक है, लेकिन अब यह है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। वो बच्चा जो क्लैट में क्वांट्स कर रहा है, अगर वो इत्तेफाक से एक आध क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग का क्वांट बेसिस पे आ भी जाता है सेक्शन सी में, तो वो बच्चा कर लेगा अटेम्प्ट। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फैक्ट और फॉर
प्रोबेबिलिटी कि भाई कौन भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, चांस कम है आने का, बट यू नो एलेट नेवर सीजेस टू सरप्राइज। बहुत ही एक पर्टिकुलर उसको उठा के वो पेपर को एक्सेसिवली कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ठीक है, तो आप एलेट पे भरोसा नहीं कर सकते इस बात पे कि वो कह दिया उन्होंने कि क्वांट सेपरेट सेक्शन नहीं है तो वो लॉजिकल में भी उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। करने को कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी लीगल रीजनिंग जो है वो एलेट में काम आएगी ही आएगी। ठीक है, और दूसरा, अगर आपने क्वांट भी पढ़ा हुआ है तो आपको एलेट में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप उसे अटेम्प्ट कर लेंगे। स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट वुड बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सेक्शन सी, चाहे वो लॉजिकल में आपको कोई भी सरप्राइज, इट वोंट बी अ सरप्राइज थे, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, अब ये है टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग सबसे लंबा सेक्शन है तो उसमें टाई ब्रेकिंग में बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो एज जिसकी ज्यादा होती है वो, अगर एज सिमिलर है तो स्कोर जिसका ज्यादा है लॉजिकल रीजनिंग में वो। ठीक है, अगर फिर भी टाइड है तो एक कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ निकालते हैं जिसका नाम आता है, उसको चूज कर लेते हैं। So this is what the examination pattern is. Total number of questions are 150, marks भी 150 हैं, 2 घंटे का एग्जाम है। 3 सेक्शंस हैं, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लॉजिकल। नेगेटिव मार्किंग 0.25 पे है। टाई ब्रेकर में लॉजिकल रीजनिंग और एज को यूज किया जाता है। अब सीट मैट्रिक्स बहुत जरूरी है बच्चों के लिए समझना कि रिजर्वेशन कैसा है। ठीक है, क्योंकि रिजर्वेशन इज समथिंग दैट यू कैन नॉट इग्नोर। एक बच्चा अगर एससी कैटेगरी से है और 28th रैंक बनती है उसकी एससी कैटेगरी में, तो क्या उसे एलेट में, मतलब क्या उसे एनएलयू दिल्ली में एडमिशन मिलेगा? जवाब है नहीं, नहीं मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। क्लैट में तो उसे टॉप कॉलेज मिलेगा अगर उसकी एससी रैंक 28 बनती है, लेकिन एलेट में उसे एडमिशन नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि सीट्स ही नहीं है 28 एससी के लिए। ठीक है, टोटल जो सीट्स हैं एलेट में वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत टफ कंपटीशन है इस अकेले कॉलेज का। जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ और सिर्फ 50 सीटें हैं, और उन 50 में भी 3 जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व कर दी जाती हैं। तो कोर जनरल बच्चों के लिए सिर्फ 47 सीटें बचती हैं, 47। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए 24 सीट हैं, कुल मिला के 24। एक सीट ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व की जाती है। टोटल नॉर्मल ओबीसी के लिए 23 सीट। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए टोटल सीट सिर्फ 17 है। तो अगर आप 17 के अंदर अंदर आपकी रैंक आई है तो आपको एनएलयू दिल्ली मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एससी में भी पीडब्ल्यूडी के लिए एक सीट रिजर्व की जा सकती है, तो इफेक्टिवली सीट सिर्फ 16 है एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए। एसटीज के लिए सीट सिर्फ 8 हैं। पीडब्ल्यूडी में कोई रिजर्वेशन नहीं है, इनकी इफेक्टिव सीटें पूरी की पूरी 8 ही होती हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए कुल मिला के 11 सीट्स हैं, पीडब्ल्यूडी में एक सीट रिजर्व की गई है, इफेक्टिव सीट्स 10 हैं। ओके, अब आते हैं फॉरेन नेशनल्स। फॉरेन नेशनल्स के लिए टोटल 10 सीट्स है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। जो बच्चा एडमिशन के लिए अप्लाई करता है उसको एडमिशन दे दिया जाता है अगर सीट खाली है तो, और अगर सीट खाली नहीं होती है तो फिर एडमिशन नहीं मिलता। टोटल 120 सीट्स हैं, जिसमें से टोटल 6 सब मिला के एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल 6 पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व की जाती हैं। 104 जो है वो इफेक्टिव, 104 नहीं एक्चुअली 114, मिस्टेक, सॉरी, 114 सीट जो है इफेक्टिवली बचती हैं उन बच्चों के लिए जो डिसेबल कैटेगरी से नहीं आते। पीडब्ल्यूडी के लिए सिर्फ और सिर्फ डिसेबल कैटेगरी के बच्चों के लिए सिर्फ 6 सीटें हैं। ठीक है, तो आप कंपीट अगर कर रहे हैं विदाउट डिसेबिलिटी कोटा, जो कि नॉर्मली होता ही है, तो आपके पास सिर्फ 114 सीट्स कंपीट करने के लिए हैं। और बच्चा जो एग्जाम देता है वो 20,000 से ऊपर बच्चे एग्जाम दे देते हैं कई बार, राइट। तो वही अगेन सोच के समझ के एग्जाम चूज करें, और अपनी रिजर्वेशन के हिसाब से आपको कितना स्कोर लाना है। ये रिजर्वेशन जो है वो आपको आपके सामने आपका एक स्कोर क्लैरिफिकेशन दे देता है कि भाई अगर मुझे विद इन 17 आना है तो मुझे इतने स्कोर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर मुझे
अगर मैं 47 रैंक अंदर अंदर नहीं लाता हूँ जनरल कैटेगरी में, इफ आई एम नॉट विद इन 47 रैंक, तो मुझे सीट नहीं मिलेगी, मेरा एडमिशन नहीं होगा। तो अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 50 आई और आप जनरल कैटेगरी थे तो आपको सीट नहीं मिलेगी। माइंड यू, कितनी वैसी सी बात है, ये सोचने में कितना अजीब लगता है। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजें सोच समझ के ध्यान में रख के एग्जाम को दीजिए। अब मैं आपको एक इफेक्टिव चार्ट बता देती हूँ जिसमें आपको समझ आएगा कि कितना स्कोर आपको चाहिए ही होता है। अब 150 मार्क्स में अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो मान के चलिए कि आप इसे टारगेट अगर नहीं करेंगे तो एडमिशन मुश्किल है। ठीक है, 120 आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए, और ये मिनिमम स्कोर की बात कर रही हूं मैं, मैक्सिमम नहीं। 120 to 130 ये आपका स्कोर होना चाहिए। इसमें अगर आप लैंड करते हैं तो सेफली एनएलयू दिल्ली की सीट को सिक्योर कर सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं। अगर एक बच्चा ओबीसी है तो वो 110 से 120 टारगेट करेगा। इसके बीच में अगर वो टारगेट करता है तो उसे एडमिशन मिल सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। एससीज और एसटीज पर आ जाते हैं। एससी बच्चों के लिए 100 से 110 का स्कोर कंपलसरी है, तभी वो उन 17 सीटों के लिए कंपीट कर सकेंगे, उनमें उन्हें एडमिशन मिल जाएगा। एसटीज के लिए थोड़ा सा और कम, 195 से लेकर 100 के बीच में अगर एक एसटी बच्चे का स्कोर है तो एडमिशन मिल सकता है। ये मैं तब बता रही हूं जब पेपर एवरेज है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है। अगर पेपर इजी आ गया, जो कि होता नहीं है कभी, तो आप इस पे और 5 मार्क्स इंक्रीज कर दीजिए, 125 कर दीजिए इसे, समझ गए। और अगर पेपर इजी वो सॉरी डिफिकल्ट आ गया तो आप इसमें से 2 मार्क्स मुश्किल से कम करेंगे बस। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत डिफिकल्ट पेपर के बाद भी मेरिट बहुत हाई चली जाती है, राइट। तो ये मान के चलेगी अगर पेपर इजी कैटेगरी में आया है तो आप जनरल कैटेगरी के मिनिमम 125 आपका टारगेट होना चाहिए, उससे कुछ भी कम तो आपकी सीट खतरे में है, राइट। तो दिस इज व्हाट इट इज, ये आपको ध्यान देना है। फॉरेन नेशनल्स के लिए तो एग्जाम देने की कोई जरूरत ही नहीं है, ओके। तो रिजर्वेशन के डिटेल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस हैं जहाँ पे सर्टिफिकेट्स को आप ध्यान से सोच समझ के और पूरे नॉर्म्स और रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके बनवाएं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन के दौरान देना पड़ता है, ठीक है, कॉपी नहीं, ओरिजिनल देना पड़ता है, ओके। एडमिशन प्रोसेस रिजल्ट के बाद शुरू होता है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी वेबसाइट के थ्रू पता चलेगा कि वो एलिजिबल हैं कि नहीं सीट्स के लिए। उसके बाद फिर एक टाइम विंडो बता दिया जाता है जो कि बोर्ड्स के बाद होता है। बोर्ड्स के बाद फिर एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर आपको कॉलेज जाना है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ एंड यू कैन पे द फी। उसी टाइम पे सब कुछ हो जाता है, काउंसलिंग में एडमिशन फी वगैरह सब कुछ भरवा के फिर आपको एडमिशन दे दिया जाता है और कुछ 10 से 15 दिन बाद सेशन बिगिन हो जाता है, ओके, सेमेस्टर शुरू हो जाता है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एलेट 2024 के हैं, जो मैं चाहती हूं कि आप देखें कि सेक्शन सी में क्या क्या आ सकता है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में क्या क्या आ सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये एलेट के अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग है, ये प्योर लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है लेकिन लीगल प्रेमाइज पे बनाया गया है, इफ यू अंडरस्टैंड, ठीक है। लीगल प्रेमाइज पे ये क्वेश्चन बनाया गया है बट ये है लॉजिकल का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एटसेट्रा। अब दूसरा क्वेश्चन भी पूरा का पूरा लॉजिकल रीजनिंग का ही है। ऐसा लगता है उसे देख के कि अरे ये तो लीगल रीजनिंग है, टॉर्ट लॉ, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, 1987 के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो टॉर्ट का कोर कंसेप्ट है, ये तो है ही लीगल रीजनिंग, बट ये लीगल रीजनिंग नहीं है। अगेन यहाँ पे लॉ के प्रेमाइज को यूज किया गया है लेकिन क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का है। तो ये कैटेगरी है जो एलेट एक्सप्रेसली बताता है कि इस तरह के क्वेश्चंस हम आपसे पूछेंगे। द क्वेश्चन इज दैट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग ओनली विद लॉ एज इट्स बेस, ठीक है। तो ये एक कैटेगरी है क्वेश्चंस की जो काफी आती है।
दूसरी कैटेगरी है क्रिटिकल रीजनिंग की। लॉजिकल में क्रिटिकल रीजनिंग भी आ जाता है। बेसिकली डिडक्शन के क्वेश्चंस होते हैं ये। सही गलत बताइए, अजम्पशंस बताइए, जब डिडक्ट आप इसको पढ़ के क्या अज्यूम कर रहे हैं, क्या इसको पढ़ के कौन सा स्टेटमेंट सही आ रहा है, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट व्हाट सीम्स करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट को चुनेंगे, ये डिडक्शंस बेसिकली। So in the questions in which you're critically analyzing as to what deduction is the most logical is critical reasoning question। ठीक है, critical reasoning के questions भी अच्छे आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक दो, अच्छे काफी सारे आ जाते हैं। उसके बाद आता है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। लॉजिकल रीजनिंग में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वही जो आप अपने फ्लैट के लॉजिकल रीजनिंग में देखते हैं। इस पैसेज को वो लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन में भी डाल सकते हैं। अब ये पैसेज उतना लंबा नहीं होगा जितना क्लैट में होता है, लेकिन ये बहुत छोटा भी नहीं होता है। इट वुड बी अराउंड 100 to 200 वर्ड्स का पैसेज हो सकता है। जैसे ये जो मैंने क्वेश्चन लिया, ये एक छोटा पैसेज था, लेकिन इससे बड़े बड़े पैसेजेस भी थे एग्जाम में। अब इस तरह के मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक लंबा पैसेज दे दिया और उस पर 3-4 क्वेश्चन बेस कर दिए, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि क्या सोच रहा था एग्जाम बनाने वाला। बट दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी एलेट लॉजिकल रीजनिंग में रहते हैं। ओके, देख लीजिए, ये था क्वेश्चन। नाउ वी हैव ये ओके, मूविंग ऑन, सॉरी। नाउ वी हैव लीगल रीजनिंग क्वेश्चन। लीगल रीजनिंग क्वेश्चन भी लॉजिकल में पूछे जाते हैं। ये एलेट 2024 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जहां पे 2 प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, फैक्ट्स दे रखे हैं, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये प्रॉपर, दिस इज ऑफ कोर्स इफ वन थिंग्स अबाउट इट, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एज वेल, क्योंकि रीजनिंग तो रीजनिंग ही है ना, आपको लॉ यूज करके रीजन निकालना है। अब जो लॉ दे रखा है उसको यूज करके आप लॉजिकली क्या रीजन निकाल सकते हैं, तो वो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस क्लैट में भी आया करते थे, इस तरह के क्वेश्चंस क्लैट में आज भी आ सकते हैं। ठीक है, हालांकि प्रिंसिपल्स को बढ़ा के पूरा पूरा पैसेज देने लग गए हैं, लेकिन क्लैट 2020 से पहले जो क्लैट का पैटर्न था वो ऐसा ही था। प्रिंसिपल बेस्ड, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आया करते थे। पिछली बार ये क्वेश्चंस एलेट 2024 में थे और 6 क्वेश्चंस थे सिर्फ प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड। तो लीगल रीजनिंग एलेट 2024 में विविडली प्रेजेंट थी। तो आप ये तो बिल्कुल भूल जाएं कि लॉ आता ही नहीं और जो लीगल रीजनिंग आप फ्लैट के लिए पढ़ रहे हैं वो एलेट में पूछी ही नहीं जाएगी। बिल्कुल पूछी जा सकती है 100%। बस ये है कि आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। लेकिन हाँ, लॉजिकल फिर भी ज्यादा ही होता है। 70 मार्क्स के लॉजिकल में 70 मार्क्स का अकेला लॉजिकल नहीं आता, लेकिन मेजॉरिटी लॉजिकल रीजनिंग की ही है, राइट। तो आप उस पे थोड़ा और फोकस आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप उस पे फोकस थोड़ा बढ़ाएंगे तो आपको एडवांटेज क्लैट में भी मिलेगा, राइट। तो मैनुअल्स को उठाइए, लॉजिकल रीजनिंग के अच्छे अच्छे बुक्स को उठाइए। अगर आप हमसे हेल्प लेना चाहते हैं तो काउंसलर्स को फोन कर सकते हैं। वी कैन guide you as to what to do when it comes to logical reasoning pertaining to ALET and CLAT, right? So all of this needs to be focused on very deeply. Logical reasoning is something that you cannot take lightly either in CLAT or in ALET. ALET में तो बिल्कुल ही नहीं ले सकते। ठीक है, तो that's it। मैंने बता दिया, टोटल 6 क्वेश्चंस थे ALET 2024 में। तो आज के लिए इतना ही काफी है गाइस। आई होप मैंने एलेट से रिलेटेड आपकी सारी क्वेश्चंस को आंसर कर दिया है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।